हाँ जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, गुड ਈਵਨਿੰਗ। आई होप सारे ठीक ठाक हों। फटाफट क्लास ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰੋੜਾ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ऑफिशियल यूट्यूब ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करो। गुड ਈਵਨਿੰਗ जी, गुड ਈਵਨਿੰਗ, गुड ਈਵਨਿੰग, गुड ਈਵਨਿੰग। ठीक ठाक हों जी। 4 बज चुके हैं तो ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ अपनी क्लास ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ करिए। आप सब का स्वागत है जी अरोड़ा क्लासिस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ਤੇ। क्लास ਨੂੰ लाइक करो, शेयर करो तो जिन्हों ने ਹੁਣ तक अरोड़ा क्लासिस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन के उपर लैके आने जी। अज का अपना पहला सवाल, Which of the following wireless devices to access the internet and its services such as the web and email? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਇਰਲੈਸ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਬ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ आज्ञा ਦਿੰਦਾ ਹੈ? लो जी, पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग allow wireless devices to access the internet and its services such as the web and email? ऑप्शंस हैं TCP/IP, ईथरनेट, वैप या नन ऑफ द अबव। बताओ जी, क्या इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा? तो देखो बेटा, यहाँ पर बात हो रही है वायरलेस मोबाइल डिवाइसेस की। किसकी बात हो रही है? वायरलेस मोबाइल डिवाइसेस की। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3 नंबर आ जाएगा, वैप। आंसर क्या आ जाएगा? वैप आ जाएगा। वैप की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस एक्सेस पॉइंट। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स। ठीक है, ये फुल फॉर्म आपने याद रखनी है। TCP/IP की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है बेटा? इंटरनेट प्रोटोकॉल। सभी को पता है इंटरनेट चलाने के कितने तरीके हैं। इंटरनेट चलाने के 2 तरीके हैं। एक हम वायर्ड इंटरनेट चला सकते हैं, दूसरा हम वायरलेस, जिसको हम वाईफाई बोलते हैं। अगर हम वायर्ड इंटरनेट चला रहे हैं तो TCP प्रोटोकॉल, वाईफाई का यूज़ कर रहे हो तो IP प्रोटोकॉल। यहाँ पर एक टर्म आई बेटा, वाईफाई। व्हाट इज़ दी फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? वाईफाई की बेटा जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई कौन से ईयर में आया था? 1996 में आया था। ये भी आप लोगों ने जो है याद रखना है। ईथरनेट एक कार्ड होता है जी आपका, NIC कार्ड। NIC कार्ड यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये NIC कार्ड को ही एक और दूसरा नाम क्या होता है? NIC कार्ड का ही दूसरा नाम होता है ईथरनेट कार्ड। क्या काम होता है? अगर आपके डिवाइस के अंदर NIC कार्ड या ईथरनेट कार्ड नहीं है, अगर आपके डिवाइस के अंदर NIC कार्ड या ईथरनेट कार्ड नहीं है तो आपके सिस्टम पर इंटरनेट काम ही नहीं करेगा, इंटरनेट चलेगा ही नहीं। ये भी हम लोगों ने जो है याद रखना है। आओ जी, अगला सवाल। The disk surface is divided into a number of invisible concentric circles called। डिस्क ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਈ ਅਧਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ है, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है जी, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है? लो जी, अगला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। क्लास ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰੋੜਾ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करो। The disk surface is divided into a number of invisible concentric circle। देखो जी, कहते हैं जी जो डिस्क है वो इस तरीके से इनविजिबल कंसेंट्रिक सर्कल्स में डिवाइड होती है। इन सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रैक्स बोलते हैं। इन सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रैक्स बोलते हैं। और जो पर्टिकुलर एरिया होता है जी, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। ट्रैक हमें क्या बताता है? ट्रैक हमें बताता है टोटल स्पेस के बारे में कि डिस्क के अंदर टोटल स्पेस कितनी है। और सेक्टर हमें बताता है स्पेस यूज्ड कि कितनी स्पेस हम यूज़ कर चुके हैं। तो यानी हम कह सकते हैं डिस्क किस में डिवाइड होती है? डिस्क जो डिवाइड होती है वो ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड होती है। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फॉर्मेटिंग। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है जी?
फॉर्मेटिंग बोला जाता है। पर अगर हम बात करें कि अब जब हम सीडी के अंदर क्या कर रहे हैं, डाटा फिल कर रहे हैं, सीडी में डाटा भरने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है जी, सीडी के अंदर डाटा भरने के प्रोसेस को बर्निंग बोला जाता है। और सीडी के अंदर से डाटा निकालने को, डाटा एक्सट्रैक्शन को क्या बोला जाता है, सीडी के अंदर डाटा निकालने के प्रोसेस को रिपिंग बोला जाता है। ये भी आप लोगों ने जो है याद रखना है। बात समझ में आ रही है। अब वैसे अगर मैं बात करूं सीडी की, सीडी को बनाया किसने था, जेम्स टी रसल। सीडी को बनाने वाले कौन थे, जेम्स टी रसल थे। कौन से देश में बनी थी सीडी, जर्मनी में। कौन से देश में बनी थी, जर्मनी में बनी थी। ये भी आप लोगों ने जो है याद रखना है। आओ जी अगला सवाल। Dash is the process of finding and resolving defects or problems within a computer program that prevent correct operation of computer software। ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਸਹੀ संचालन ਨੂੰ रोकती है। लो जी अगला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। क्लास नू लाइक करो, शेयर करो, तो जिन्होंने हुण तक अरोड़ा क्लासेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सबसक्राइब नहीं किया, चैनल सबसक्राइब जरूर करो। बताओ जी, तो क्लास की जी PDF है बेटा वो इस टैलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिजॉल्विंग डिफेक्ट्स और प्रॉब्लम्स within a computer program that prevent correct operation of computer software। बताओ जी जल्दी से, समस्याओं को ढूंढना, कंप्यूटर के अंदर नुक्स या समस्याओं को ढूंढना की आख्या जाता है। देखो ऑथेंटिकेशन का मतलब की होंदा है, ऑथेंटिकेशन का मतलब होंदा है जी वेरीफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड, वेरीफिकेशन ऑफ यूज़र नेम एंड पासवर्ड, या आप कह सकते हो वेरीफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम और पासवर्ड। जब आप इंटरनेट में लॉगिन करते हो तो आपका लॉगिन नेम और पासवर्ड की जांच को क्या बोला जाता है, ऑथेंटिकेशन बोला जाता है। बगिंग क्या होता है, बग का मतलब होता है एरर, बग का मतलब क्या होता है, एरर होता है। पर वो कह रहा है कि हमने तो उसको ढूंढ के ठीक भी करना है, हमने उस समस्याओं को सिर्फ और सिर्फ ढूंढना ही नहीं है, उनको ठीक भी करना है। ठीक है जी। हैकिंग तो होता है किसी का डाटा चुराना, हैकिंग क्या होता है, किसी का डाटा चुराना। और हैकिंग के ऊपर कौन सा सेक्शन लगता है, सेक्शन 66। सेक्शन 66 जो है वो डील करता है हैकिंग ऑफ कंप्यूटर के साथ। साइबर लॉ में पढ़ा हुआ है ना कि हैकिंग ऑफ कंप्यूटर के साथ कौन सा सेक्शन डील करता है, आपका जो है सेक्शन 66। तो यानी ऑथेंटिकेशन, बगिंग और हैकिंग आंसर नहीं होएगा, आंसर आएगा डीबगिंग। डीबगिंग का मतलब होता है जी फाइंडिंग एंड रिजॉल्विंग डिफेक्ट, समस्याओं को ढूंढना और उसको ठीक करने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है, उसको डीबगिंग बोला जाता है। बेटा बोलो, बात समझ में आ रही है सभी को, क्लैरिटी मिल रही है, सभी को समझ आ रहा है तो फटाफट क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जिन्होंने अभी तक अरोड़ा क्लासेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। Which among the following connects all the internal components of the computer such as CPU and memory to the motherboard। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ CPU ਅਤੇ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਮਦਰਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜੀ। यानी ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है CPU ਦੇ अंदर जिन्ने भी पार्ट्स हैं, CPU ਦੇ अंदर जिन्ने भी कंपोनेंट हैं सारे ਦੇ ਸਾਰੇ जो है मदरबोर्ड ਨਾਲ जुड़े ਹੁੰਦੇ हैं। CPU ਦੇ अंदर जिन्ने भी पार्ट्स हैं, जिन्ने भी कंपोनेंट्स हैं सारे ਦੇ ਸਾਰੇ मदरबोर्ड ਨਾਲ जुड़े ਹੁੰਦੇ हैं। ਕਾਦੀ मदद ਨਾਲ जुड़े ਹੁੰਦੇ हैं, ये अपने कोल सवाल है। बस कनैक्टर, गेटवे या राउटर, बताओ जी। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है जी CPU ਦੇ अंदर जिन्ने भी पार्ट्स हैं सारे ਦੇ ਸਾਰੇ मदरबोर्ड ਨਾਲ जुड़े ਹੁੰਦੇ हैं। ਕਾਦੇ ਰਾਹੀਂ जुड़े ਹੁੰਦੇ हैं जी, बस राਹੀਂ जुड़े ਹੁੰਦੇ हैं। ਕਾਦੇ ਰਾਹੀਂ जुड़े ਹੁੰਦੇ हैं जी, बस ਰਾਹੀਂ जुड़े ਹੁੰਦੇ हैं। देखो कनैक्टर कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ, गेटवे ਕੀ ਹੁੰਦਾ, जद दो या दो तो वध लोकल एरिया नैटवर्क्स ਨੂੰ, जद दो या दो तो ज़्यादा लैंड्स ਨੂੰ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ जोड़ना ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੇਟਵੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੇਟਵੇ OSI ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ऑल 7 लेयर्स। गेटवे ਕਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 7 ਲੇਅਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਊਟਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਰਾਊਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਪਾਥ ਫਾइंड ਕਰਨਾ, ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਰਾਊਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਊਟਰ ਕਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਲੇਅਰ। ਰਾਊਟਰ ਕਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਟਵਰਕ ਲੇਅਰ ਤੇ। ਨੈਟਵਰਕ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, नैटवर्क लेयर दे विच पैकेट की जिहड़ी वरतों है वो की जाती है। समझ आ रही है बेटा, बहुत ही आसान सा सवाल था, कुछ भी नहीं था इस सवाल के अंदर। आओ जी अगले सवाल पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमैटिकली मूव अ वर्ड दैट इज टू लॉन्ग टू फिट ऑन अ लाइन टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। हेठां दिते विचों एक शब्द जो अपने आप ही अगली लाइन दे शुरू विच लाइन विच फिट करन लई बहुत लम्मा है। लो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमैटिकली मूव अ वर्ड दैट इज टू लॉन्ग टू फिट ऑन अ लाइन टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। कहण दा की भाव है, आप लिख रहे हैं चाहे तुसी चैट भी कर रहे हो, आप लिख रहे हैं जिवें ही लाइन खत्म हुई ਉਹ ਅੱਖਰ अपने आप दूसरी लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ आ जाता है। जिमें आप चैट भी कर रहे हैं, जिमें भी आप लिख रहे हैं, जिमें ही लाइन खत्म हुई अक्षर जो है वो अपने आप दूजी लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ आ जाता है। इस विशेषता ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ है? फॉर्मैट पेंटर, वर्ड रैप, हाइफिनेशन या स्पैल चेक। बताओ जी की आख्या जाता है? तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है जी फॉर्मैट पेंटर की वरतों कदों की जाती है? ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈ करना ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ फॉर्मैट पेंटर ਦੀ ਵਰਤੋਂ करते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हो रही, तो ये तो आंसर नहीं है। फॉर्मैट पेंटर वाली ऑप्शन कौन से ग्रुप में है जी? क्लिपबोर्ड ग्रुप में है। कौन से ग्रुप में है? क्लिपबोर्ड ग्रुप में है। कौन से मेन्यू में है जी? होम मेन्यू में। कौन से मेन्यू में है जी? होम मेन्यू के अंदर ये ऑप्शन होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वर्ड रैप। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2 नंबर वर्ड रैप इसका सही आंसर आएगा। हाइफिनेशन हो नहीं सकता। स्पेल चेक, स्पेल चेक वाली ऑप्शन कौन से ग्रुप में है? स्पेल चेक वाली जो ऑप्शन है वो प्रूफिंग ग्रुप में है। कौन से ग्रुप में है जी? प्रूफिंग ग्रुप में। कौन से मेन्यू में है? रिव्यू। कौन से मेन्यू के अंदर है? रिव्यू मेन्यू के अंदर है। स्पेल चेक के लिए शॉर्टकट क्या होता है जी? F7। स्पेल चेक के लिए शॉर्टकट क्या होता है बेटा? F7। एक और होता है शिफ्ट प्लस F7। एक F7 तो स्पेल चेक के लिए हो गया, एक होता है जी शिफ्ट प्लस F7। शिफ्ट प्लस F7 का यूज़ किसके लिए किया जाता है? थिसारस के लिए। शिफ्ट प्लस F7 का यूज़ किसके लिए किया जाता है बेटा? थिसारस के लिए किया जाता है। थिसारस क्या फाइंड करता है? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। थिसारस क्या फाइंड करता है? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स फाइंड करने का काम किसका है? थिसारस का है। थिसारस वाली ऑप्शन भी कौन से ग्रुप में है? प्रूफिंग ग्रुप में है जी। कौन से ग्रुप में है? प्रूफिंग ग्रुप में है। कौन से मेन्यू के अंदर है? रिव्यू मेन्यू के अंदर है। ये भी आप लोगों ने जो है याद रखना है। लो मैं इसकी फ़ोटो भी दिखा देता हूँ ताकि कल आपके मन में कोई वो ना रहे कि सर इसकी फ़ोटो नहीं देखी हमने। तो लो जी रिव्यू मेन्यू, लो जी, आई होप सो सभी को दिख रहा होगा। आई होप सो सभी को दिख रहा होगा। तो ये है बेटा आपका रिव्यू मेन्यू। रिव्यू मेन्यू के अंदर ये रही आपकी स्पेलिंग एंड ग्रामर वाली ऑप्शन प्रूफिंग ग्रुप के अंदर है। थिसारस वाली ऑप्शन भी प्रूफिंग ग्रुप के अंदर है। ट्रांसलेट और रिसर्च वाली ऑप्शन भी प्रूफिंग ग्रुप के अंदर है। इसके अंदर एक ऑप्शन होती है ट्रैक चेंज कि 2003, 7, 10, 13 नए नए फीचर कौन कौन से आए उनको देखने के लिए ट्रैक चेंज वाली ऑप्शन है। ठीक है। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है? हम अपने डाटा को, अगर मैं इस ऑप्शन को ऑन कर दूं, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट वाली ऑप्शन को क्या कर दूं, इसके अंदर एक ऑप्शन होती है रीस्ट्रिक्ट एडिटिंग। इसके अंदर एक ऑप्शन होती है रीस्ट्रिक्ट एडिटिंग। जब मैं इस ऑप्शन को ऑन कर देता हूं तो उसके बाद मैं फाइल को एडिट नहीं कर सकता। लो जी, if you wish to limit, what would you see on an Excel worksheet? What data function would you use? लो जी, जेकर तुसी किसी एक्सेल वर्कशीट ते कुछ देखना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ सीमित करना ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ डाटा फंक्शन ਵਰਤੋਗੇ? यानी कहण ਦਾ ਭਾਵ है मैं एक्सेल ਵਿੱਚ सारा डाटा नहीं देखना, ਚੁਣਵਾ डाटा देखना है। मैं एक्सेल ਦੇ ਵਿੱਚ सारा ਤਾਂ सारा डाटा नहीं देखना, मैं ਤਾਂ सिर्फ ਚੁਣਵਾ डाटा देखना है। ਉਹਦੇ ਲਈ मैं ਕਿਹੜੀ ऑप्शन ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੂੰਗਾ? सॉर्ट, फिल्टर, कंडीशनल फॉर्मेट या डाटा एनालिसिस। इफ़ यू विश टू लिमिट वट वुड यू सी, यानी बहुत सारे डाटा विचों मैं सारा डाटा नहीं देखना, मैं कुछ चुनवा डाटा देखना है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ऑप्शन ਹੁੰਦੀ ਹੈ बेटा? फिल्टर वाली ऑप्शन ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ऑप्शन ਹੁੰਦੀ ਹੈ? फिल्टर वाली ऑप्शन ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ एग्जाम्पल भी ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, ਤੁਸੀਂ शूज़ परचेज़ करने हैं। तो ਤੁਸੀਂ शूज़ ਜਦੋਂ देखते हो ਉੱਥੇ ਤਾਂ बहुत सारे शूज़ आ जाते हैं। फिर तुसी की लगाने हो? फिल्टर लगाने हो भी 500 तो 1000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ बूट दिखा या 1000 तो 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ मैं बूट देखने हैं, इस तो ਵੱਧ नहीं देखने। फिर आप उत्थे की लगाने हैं? प्राइस के उपर की लगाने हैं? फिल्टर लगाने हैं। तो यानी मैं बहुत सारे डाटा विचों जदों कुछ चुनवा डाटा देखना होवे ਉਹਦੇ ਲਈ अपने कोल ਕਿਹੜੀ ऑप्शन है? फिल्टर वाली ऑप्शन है। फिल्टर वाली ऑप्शन ਕਿਹੜੇ मेन्यू ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ है जी? डाटा मेन्यू।
ਫਿਲਟਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਮੈਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਟਾ ਮੈਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, In which of the following types of virus ਮਲੀਸਾ ਵਾਇਰਸ is categorized? ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲੀਸਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, in which of the following types of viruses मलीसा वायरस is categorized? यहाँ पर बात हो रही है जी वायरस की, यहाँ पर बात क्या हो रही है जी, वायरस की बात हो रही है। वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है जी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है जी। दुनिया ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਰਸ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕ੍ਰੀਪਰ ਸੀਗਾ। ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ? 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਬੌਬ ਥਾਮਸ। ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਬੌਬ ਥਾਮਸ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਲੀਸਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ। ਮਲੀਸਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਕਰੋ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਕਰੋ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਕਰੋ ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਜਿਹੇ ਵਾਇਰਸ ਜੋ ਕਿਸੇ ਐਪ ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਇਰਸ ਜੋ ਕਿਸੇ ਐਪ ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਾਇਰਸਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਕਰੋ ਵਾਇਰਸ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਰੋ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ PDF ਰੀਡਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ PDF ਰੀਡਰ ਚਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਪ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਐਪ ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ? मैक्रो वायरस। बोलो जी, गलत समझ आ गई बेटा? क्लियर है जी सभी को? आओ जी। द कॉमनली यूज्ड नेम फॉर वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। लॉगिन ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੌਗਇਨ ਨੇਮ ਐਂਡ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਐਂਡ ਪਾਸਵਰਡ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੀਮੇਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਪਾਸਵਰਡ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ID ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਸਵਰਡ ਗਲਤ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਐਂਡ ਪਾਸਵਰਡ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਚ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਲੌਗਇਨ ਨੇਮ ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਔਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ऑथेंटिकेशन आख्या जाता है जी। बोलो जी, बात समझ में आ रही है? लो जी। Which feature is especially useful if your worksheet has a header row and you want it to be visible even if you scroll vertically or horizontally through it? लो जी। ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰਲੇਖ ਕਤਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬਕਾਰੀ ਜਾਂ ਖਜੀਤੀ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹੈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਰੋ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਡ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਡ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟੌਪ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰਵੇ, ਉਹ ਹਾਈਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ? ਸਪਲਿਟ ਵਿੰਡੋ, ਫਰੀਜ਼ ਪੇਨ, ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਫਿਲਟਰ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਫਰੀਜ਼ ਪੇਨ। ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ? ਫਰੀਜ਼ ਪੇਨ। ਫਰੀਜ਼ ਪੇਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੈਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਫਰੀਜ਼ ਪੇਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਊ ਮੈਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਮੈਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਿਊ ਮੈਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। व्यू 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 लो जी। आई होप आपको ये विजिबल हो रहा होगा, सभी को ये दिखाई दे रहा होगा जी। तो यहाँ पर देखो जी, एक्सेल के अंदर ये अपना व्यू मेन्यू है। व्यू मेन्यू के अंदर ये रही अपनी फ्रीज पेन वाली ऑप्शन। कौन से ग्रुप में है? विंडोज़ ग्रुप में है।
कौन से ग्रुप में है जी, विंडोज़ ग्रुप में है, ये भी हमने याद रखना है। और व्यू में कौन सी ऑप्शन होती है, जूम वाली ऑप्शन भी जो है व्यू मेन्यू में होती है। और एक्सेल में मैक्सिमम जूम कितना होता है जी, एक्सेल के केस में मैक्सिमम जूम 400 होता है, मिनिमम 10 होता है, बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, 100 होता है। और कौन सी बार के ऊपर होता है, स्टेटस बार, ये है री स्टेटस बार। कौन सी बार के ऊपर होता है ये जूम वाली ऑप्शन, कौन सी बार के ऊपर होती है, स्टेटस बार के ऊपर होती है। ये भी हम लोगों ने जो है याद रखना है। इसके अलावा हमारे पास पेज लेआउट वर्कबुक व्यूज़ हैं, ठीक है जी। वर्कबुक व्यूज़ के लिए शॉर्टकट भी जो है स्टेटस बार के ऊपर ही होता है, ये भी हमने याद रखना है। ग्रिड लाइंस वाली ऑप्शन भी व्यू मेन्यू के अंदर है। क्लियर है बेटा, ये सारी ऑप्शंस जो हैं आप लोगों ने याद रखनी है। डन है, बात समझ में आ रही है? तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो, और जिन्होंने अभी तक अरोड़ा क्लासेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करो। क्लास की PDF इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कैरी लाइट पल्सेस फॉर कैरिंग इन्फॉर्मेशन। सूचनावां ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। Which of the following is used to carry light pulses for carrying information? लो जी अगला सवाल आप लोगों के सामने। बताओ भाई जल्दी से, क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा, जल्दी से बता दो। बताओ जी, सैटेलाइट, माइक्रोवेव, ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल केबल, तो सभी को पता है जी इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्टिकल फाइबर आएगा जी। ठीक है जी। अगर हम बात करें ऑप्टिकल फाइबर की, ऑप्टिकल फाइबर, चलो अगर हम बात करें ऑप्टिकल फाइबर की, ऑप्टिकल फाइबर की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम स्पीड होती है जी। सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, ऑप्टिकल फाइबर की ही होती है। ऑप्टिकल फाइबर को ही किस नाम से जाना जाता है, इसी को ही अंडर सी केबल बोला जाता है। आजकल आपने सुना होगा ना, समुंदर के अंदर तारे बिछा दी हैं, तो समुंदर के अंदर कौन सी तारे बिछाई गई हैं, ऑप्टिकल फाइबर ही बिछाई गई है। ऑप्टिकल फाइबर का फादर किसको बोला जाता है जी, फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, तो फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर बोला जाता है जी नरेंद्र सिंह कपानी को। किसको बोला जाता है जी, नरेंद्र सिंह कपानी को फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स बोला जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, फाइबर ऑप्टिक्स कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है जी, ये काम करता है TIR पे। TIR की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। छोटे होते हुए आपने पढ़ा होगा, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर जो है फाइबर ऑप्टिक्स काम करती है। फाइबर ऑप्टिक्स में क्या नहीं होता, फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर सिग्नल लॉस नहीं होता। फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर क्या नहीं होता, सिग्नल लॉस। सिग्नल लॉस को कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलते हैं, अटेन्युएशन बोलते हैं, नहीं होता, क्रॉस। तो फाइबर ऑप्टिक्स में क्या नहीं होता, सिग्नल लॉस नहीं होता, अटेन्युएशन नहीं होता। फाइबर ऑप्टिक्स में 3 टाइप के कनेक्टर यूज़ होते हैं। एक तो होता है SC स्टैंडर्ड कनेक्टर, एक तो होता है SC, SC की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, स्टैंडर्ड कनेक्टर। दूसरा होता है ST, ST की फुल फॉर्म क्या होती है, स्ट्रेट टिप, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, स्ट्रेट टिप। तीसरा और आखिरी होता है LC, LC की फुल फॉर्म होती है लूसेंट कनेक्टर। तो ये 3 टाइप के जो कनेक्टर्स हैं वो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो हैं यूज़ होते हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल को ही डिश टीवी वाली तार, आपके घर में डिश टीवी लगा होगा तो डिश टीवी वाली तार कौन सी होती है, कोएक्सियल केबल होती है। कोएक्सियल केबल में कौन सा कनेक्टर यूज़ होता है, BNC। कोएक्सियल केबल में कौन सा कनेक्टर यूज़ होता है, BNC। BNC की फुल फॉर्म क्या होती है, बायोनेट नील कॉन्सलमैन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है जी, बायोनेट नील कॉन्सलमैन। ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात? किसी को कोई डाउट हो, कैसा भी डाउट हो तो पूछ लो, कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो तो पूछ लो। क्लियरिटी है जी? चलो आओ जी अगले सवाल पे चलते हैं। इन एक्सेल विच फंक्शन डिस्प्ले द रो डाटा इन कॉलम एंड कॉलम डाटा इन अ रो। एक्सेल विच केड़ा फंक्शन एक कॉलम विच कतार डाटा ਅਤੇ एक कतार विच एक कॉलम डाटा प्रदर्शित करता है जी। एक्सेल विच केड़ा फॉर्मूला है ਜਿਹੜਾ कॉलम्स ਨੂੰ रो ਦੇ ਵਿੱਚ रो ਨੂੰ कॉलम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ, इंडेक्स, रोज या ट्रांसपोज। इन एक्सेल विच फंक्शन डिस्प्ले द रो डाटा इन कॉलम एंड कॉलम डाटा इन अ रो। तो देखो जी हाइपरलिंक, हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट क्या होता है जी, कंट्रोल प्लस के। हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस के।
ना इंडेक्स ना रोज, आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर जो है आ जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। डैश इन्फेक्ट्स द मास्टर बूट रिकॉर्ड एंड इट इज़ अ चैलेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स टास्क टू रिमूव दिस वायरस। डैश मास्टर बूट रिकॉर्ड ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਔਨ ਜਾਂ ਆਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਊਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਔਨ ਜਾਂ ਆਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਬੂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਇਰਸ। ਕਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਬੂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਇਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬ੍ਰੇਨ। ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? 1986 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ? ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਫਾਰੂਕ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਬਾਸਿਤ ਅਲਵੀ। ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਫਾਰੂਕ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਬਾਸਿਤ ਅਲਵੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਔਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਲੋਗੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਸਕਟਾਪ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜੇ, ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਲੋਗੋ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਡੈਸਕਟਾਪ ਓਪਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਬੂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਇਰਸ। ਆਓ ਜੀ, which security service prevents either sender or receiver from denying a transmitted message? ਕਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮੁਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਨਾ ਹੀ ਸੈਂਡਰ ਮੁਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਰਿਸੀਵਰ ਮੁਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਲ ਭੇਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਲ ਭੇਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਮੇਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਲ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਆ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਸੈਂਟ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਪਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮੇਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾਊਗਾ ਨਾ, ਆ ਦੇਖ ਸੈਂਟ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੇਲ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਮੇਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੈਂਟ ਮੇਲ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਆਪਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰਤੀ ਉਹੀ ਸੈਂਟ ਮੇਲ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਆਊਟਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਨਾ ਹੀ ਸੈਂਡਰ ਮੁਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਰਿਸੀਵਰ ਮੁਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨੌਨ ਰੈਪੂਡੀਏਸ਼ਨ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੌਨ ਰੈਪੂਡੀਏਸ਼ਨ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਨ ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇ, ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਨਾ ਚਲਾ ਲਵੇ। ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਨ ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇ। ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੁਛ ਭੇਜਾਂ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਕੁਛ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਐਡਿਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਔਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੌਗਇਨ ਨੇਮ ਐਂਡ ਪਾਸਵਰਡ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਔਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ। What is the name of the display feature that highlights the area of the screen which require operator attention? ਡਿਸਪਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? बताओ जी जल्दी से, क्या इसका सही आंसर आएगा? डिस्प्ले विशेषता ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? पिक्सल ਹੁੰਦਾ है, रिवर्स वीडियो, टच स्क्रीन या कर्सर? बिल्कुल जी, आंसर जो आएगा इसका सॉरी इसका जो आंसर आएगा वो रिवर्स वीडियो आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा जी? रिवर्स वीडियो आएगा। पिक्सल की अगर मैं बात करूं, एक पिक्सल को बनाने के लिए कितने डॉट्स की ज़रूरत होती है? एक पिक्सल को बनाने के लिए 3 डॉट्स की ज़रूरत होती है। ये डॉट्स कौन कौन से कलर्स के होते हैं? रेड, ग्रीन और ब्लू। तो ये 3 कलर के जब डॉट्स आपस में मिलते हैं तो एक पिक्सल बनता है। कर्सर क्या होता है?
व्हाट डू यू मीन बाय कर्सर? तो जब आप टाइप कर रहे होते हो तो जो वो ब्लिंक करता रहता है ना कि आप अगला अक्षर कहाँ लिखोगे, आप अगला कैरेक्टर कहाँ पर लिखोगे, तो जो वो ब्लिंक करता रहता है उसी को ही हम बोलते हैं कर्सर, जो हमें हमारी लोकेशन बताता है कि अगर हम नेक्स्ट वर्ड कहाँ लिखेंगे वो हमें कौन बताता है, वो हमें कर्सर बताता है। लो जी, आज की क्लास का आखिरी सवाल, यूजिंग द हार्ड डिस्क एज एन एक्सटेंशन ऑफ रैम इज अ फीचर ऑफ। रैम दे एक्सटेंशन वजों हार्ड डिस्क दी वरतों करना एक विशेषता है। तो मैंने कितनी बार ये बताया हुआ है, स्पेस ऑन हार्ड डिस्क, स्पेस ऑन हार्ड डिस्क which CPU uses as an extended RAM। ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੀ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਹਨੂੰ CPU RAM ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੀ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਹਨੂੰ CPU RAM ਦੀ तरह यूज़ करता है, उस थां ਨੂੰ ਕੀ आख्या ਜਾਂਦਾ। तो मैंने भी कहीं भी कहा था, आपको जब भी एक्सटेंडेड रैम वर्ड दिख जाए, एक्सटेंशन ऑफ रैम वर्ड दिख जाए, आंसर हमेशा क्या आएगा, वर्चुअल मेमोरी। आंसर हमेशा क्या आएगा, वर्चुअल मेमोरी आएगा। वर्चुअल मेमोरी एक कैसी मेमोरी होती है, इमेजिनरी मेमोरी होती है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और जिन्होंने अभी तक अरोड़ा क्लासेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करो। क्लास दी PDF इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगली क्लास की दी है जी, अगली क्लास अंकुश सर दी क्लास है, सभी ने वो क्लास ज़रूर लगानी है। जाने से पहले अभी आपको पता है कि हाल फिलहाल में ही कांस्टेबल 2024 का रिजल्ट आया है। सबसे 500 प्लस सिलेक्शन अरोड़ा क्लासेस के हैं। सिमिलरली 2023 में भी सबसे ज़्यादा सिलेक्शन अरोड़ा क्लासेस के ही थे। यानी लगातार 2 साल 500 से प्लस सिलेक्शन देने वाला एकमात्र इंस्टीट्यूट क्या है जी, अरोड़ा क्लासेस है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ के टीचर हाईली क्वालिफाइड हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है कि पिछले पेपर्स में क्या आया था, किस टाइप का आया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको अरोड़ा क्लासेस के चैनल पर जो है प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, तभी तो सबसे ज़्यादा रिजल्ट हैं। ठीक है जी। तो अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हो, तो जो हमारा फाउंडेशन बैच है ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन जो फाउंडेशन बैच है वो 23 जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसको ज्वाइन करने के लिए आप कूपन कोड AC487 यूज़ कर सकते हो। अब इस ऑनलाइन बैच में भी देखो, वैसे तो हम कहेंगे ऑफलाइन आके तैयारी करो, पर अगर आप किसी कारणवश नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन बैच ले सकते हो। इस ऑनलाइन बैच में भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। सर वो कैसे? ऐप के अंदर एक हैंड रेज का ऑप्शन है, उस हैंड रेज पे ऑप्शन पे क्लिक करके आप हमारे साथ बात कर सकते हो। जैसे मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली आप ऐप के थ्रू हमारे साथ बात कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अपने जितनी भी क्वेरीज हैं उनको क्लियर कर सकते हो। तो ये बैच ऑनलाइन बैच 23 तारीख से शुरू हो चुका है। इसको ज्वाइन करने के लिए कूपन कोड AC487 यूज़ करके आप ये बैच मात्र 2000 रुपये में ले सकते हैं। नहीं सर, मैंने तो ऑफलाइन आना है जी, मेरे से ऑनलाइन तो तैयारी होती नहीं है, मैं तो ऑफलाइन आके तैयारी करना चाहता हूँ। तो जो ऑफलाइन बैच है वो 30 जून से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी। उसके लिए आपको क्या करना है, 100 रुपये गूगल पे करना है इस नंबर पर 9872430815। इस नंबर पर 100 रुपये गूगल पे करना है। पर गूगल पे करने से पहले ऐड अ नोट में आपने कूपन कोड लिखना है AC487, ताकि आपकी सीट बुक हो जाए। क्योंकि ऑफलाइन हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं, बच्चों का रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप भी चाहते हो कि आपकी सीट बुक हो जाए, तो आपने 100 रुपये इस नंबर पर गूगल पे करना है और ऐड अ नोट में लिखना है AC487, और उसका स्क्रीनशॉट भी आपको इसी नंबर पर सेंड कर देना है, ताकि हमें पता लग जाए कि आपने मेरा कूपन कोड लगाया। तो आप डायरेक्ट मेरी गाइडेंस के अंदर आ जाओ, और आपको जब आप ऑफलाइन आएंगे तो आपको 2000 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है जी। सिमिलरली सर, मैंने तो SSC की तैयारी करनी है, तो SSC का भी ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चे तो सीधा कूपन कोड AC487 लगाकर जो है डिस्काउंट ले लेंगे। ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए प्रोसीजर सेम रहेगा, 100 रुपये गूगल पे करेंगे, ठीक है जी, इस नंबर पर, और ऐड अ नोट में कूपन कोड लिख के स्क्रीनशॉट भी हमें इसी नंबर पर भेज देंगे। अगर आपने ऑलरेडी तैयारी की हुई है, सर मैंने तो पहले से ही तैयारी की हुई है, मुझे तो टेस्ट बैच लगाना है, तो आप हमारा सिलेक्शन कम टेस्ट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस बैच को सिलेक्शन नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इस बैच को लगाने के बाद आपकी सिलेक्शन पक्की है। वो कैसे सर? क्योंकि इस सिलेक्शन टेस्ट बैच को हमने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। जैसे वीडियो गेम्स में स्टेज होती है ना, स्टेज पार करते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो,
तो उसी तरीके से इस सिलेक्शन टेस्ट बैच में हमने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। स्टेज 1 में आपको रिवीजन वीडियोस प्लस आपको जो है चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। स्टेज 2 में चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे पर थोड़ा सा लेवल हाई होगा। स्टेज 3 में आपको मिक्स टेस्ट मिलेंगे और स्टेज 4 में फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो जब आप ये चारों स्टेजेस क्लियर कर लोगे फिर सिलेक्शन तो पक्का ही है ना। तो इस बैच को भी ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बात करो बुक्स, सर मैं बुक्स कौन सी पढूं, कौन सी बेस्ट बुक्स हैं, तो ये सारी बेस्ट बुक्स हैं जो आप परचेज़ कर सकते हैं। इनको परचेज़ करने के लिए इस नंबर पर, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो, बनती पेमेंट करो और आपको फ्री होम डिलीवरी कर दी जाएगी। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपने डाउनलोड करनी है अरोड़ा क्लासेस की ऐप। जैसी ऐप में लॉगिन करोगे कोर्स बटन पे क्लिक करके मनपसंद कोर्स ले सकते हो, नहीं तो ग्रेजुएशन फाउंडेशन लिख के भी सर्च कर सकते हो। थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आएगा हैव अ कूपन कोड, उस पर क्लिक करके कूपन कोड लगाओगे AC487। अगर आप आईफोन यूज़र हो तो डाउनलोड करोगे माई इंस्टीट्यूट ऐप, एक ORG कोड मांगेगा जो आप फिल करोगे ARC, कूपन कोड वही रहेगा AC487। फिर भी कोई दिक्कत है तो हमारे इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगली क्लास अंकुश सर की क्लास है तो मैं मिलूंगा कल शाम को 4 बजे, यानी कि मंडे शाम को 4 बजे, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल जी सभी को।